Okay, welcome back to another class, students. So let's start with today's lecture. हमने कल ज्योमेट्री में एरिया और उसके अलावा पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस वगैरह 2D और 3D इमेजेस का वॉल्यूम फाइंड करना हमने सीखा था। उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे। आज हम ज्योमेट्री में ही एक और टॉपिक लेकर आए हैं और वो है एंगल्स। एंगल्स से रिलेटेड आपके टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और वो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं एंगल की। तो एंगल क्या होता है? एंगल होता है जब दो लाइंस आपस में जहां पर मीट करती हैं उनका जो कॉमन पॉइंट होता है वर्टेक्स पॉइंट हम उसको कहते हैं, जहां पर वो मीट कर रही हैं दो लाइंस, तो उसको हम कहेंगे एक एंगल। ये लाइंस इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो मीट कर रही हैं इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे बना रही हैं एक एंगल, ठीक है। इसको कहते हैं हम एंगल। और एंगल की क्या होती है? मेजरमेंट होती है। और वो कैसे होती है, उसके ऊपर क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो वर्टेक्स क्या होता है? कॉमन एंड पॉइंट, यानी इन दोनों लाइंस का जो कॉमन एंड पॉइंट है उसको हम कहेंगे वर्टेक्स। एंगल नोटेशन, यानी एंगल को इस तरीके से कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, सी है, तो हम इसको कहेंगे ये एंगल ए बी सी है, ठीक है। एंगल को हम डिग्रीज में मेजर करते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स इन डिग्रीज। किसी भी यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिग्री लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिख दिया, फॉर एग्जांपल 30, तो ये हो गया 30। किसी नंबर के ऊपर से ये सब स्क्रिप्ट पे एक स्मॉल सा जीरो होता है जो उसको हम कहते हैं डिग्री। इसको कहते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। हम डिग्रीज में भी और रेडियंस में भी मेजरमेंट करते हैं एंगल्स की। उसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स पर, ठीक है, बेस्ड ऑन डिग्री मेजर। अभी एंगल की कौन सी टाइप होती है? एक होती है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सी होती है? जो जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से कम हो, यानी कि लेस देन 90 डिग्री हो, तो उसको हम एक्यूट एंगल कहेंगे। ये चीजें आप लोग नोट कर लें क्योंकि ये चीजें नोट करने वाली हैं, ठीक है। समझने के साथ साथ इनको नोट भी करना होता है। तो मैं इसको लेक्चर को स्लो ही रख रही हूँ ताकि आप नोट कर सकें इसको। एक्यूट एंगल होती है लेस देन 90 डिग्री वाली एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। एग्जैक्टली 90 डिग्री वाली एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल भी आपने सुना होगा, तो उसको हम कहते हैं राइट एंगल, ठीक है। उसके बाद आती है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होती है? ग्रेटर देन 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको ट्राइंगल्स दिखाती हूँ। अब ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें आप देखें तो आपको क्या लग रहा है कि इसकी ये जो ये वाली एंगल होगी, ये वाली एंगल कौन सी एंगल होगी? इस एंगल को हम क्या कह सकते हैं? इसको हम एक्यूट एंगल कह सकते हैं क्योंकि इसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से कम है। और इस वाली साइड वाली एंगल की भी मेजरमेंट 90 डिग्री से कम है, तो इसको भी हम कौन सी एंगल कहेंगे? इसको भी हम कहेंगे एक्यूट एंगल। ये दोनों एंगल्स, ये वाली एंगल्स हमारे पास 90 डिग्री से कम है दिखने में, और ये एंगल क्योंकि हमें 90 डिग्री से ज्यादा लग रही है तो इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कह सकते हैं। एक और एंगल जो कि 90 डिग्री होती है वो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर होती है, यानी दो लाइंस आपस में एग्जैक्ट परपेंडिकुलर हो, एक 90 डिग्री की एंगल बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं राइट एंगल। उसको हम ऐसे शो करते हैं, एक छोटा सा यहाँ पे बॉक्स की तरह बना के, ठीक है। तो इसको हम 90 डिग्री की एंगल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होती है? स्ट्रेट एंगल वो एंगल कहलाती है जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, जैसे कि ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अब ये इस पे जो एंगल बनेगी उसको हम कहेंगे 180 डिग्री एंगल। 180 डिग्री एंगल कहेंगे उस एंगल को जो इस स्ट्रेट लाइन पे बन रही है, यानी कि ये एंगल हमारे पास 180 डिग्री की एंगल होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सी एंगल होती है? ग्रेटर देन 180 डिग्री। ऐसी एंगल जो 180 डिग्री से भी ज्यादा हो, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है। अब अगर इनकी ये वाली एंगल को देखा जाए तो ये 180 डिग्री से भी ज्यादा होगा, तो इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद आती है फुल रोटेशन और कंप्लीट एंगल, उसको हम कहते हैं 360 डिग्री एंगल। यानी कि फॉर एग्जांपल ये एक है हमारे पास क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट, उसको हम यहाँ पे इसको पूरा सर्किल कर देंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री।
360 डिग्री कहते हैं फुल रोटेशन और कंप्लीट एंगल को, जो कि होती है 360 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एंगल पेयर्स एंड रिलेशनशिप्स। अब एंगल्स के जो पेयर्स होते हैं और उनके रिलेशनशिप क्या होते हैं ये आप थोड़ा सा देख लें। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होती हैं टू एंगल्स दैट एड अप टू 90 डिग्री। कोई भी दो एंगल आपस में प्लस की जाए, उनका सम किया जाए तो वो 90 डिग्री के अगर बराबर आ जाता है तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होती हैं जिनको अगर सम किया जाए तो वो 180 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? टू एंगल्स दैट शेयर अ कॉमन साइड और वर्टेक्स। ऐसे एंगल्स जो एक कॉमन साइड या वर्टेक्स शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक दो लाइंस हैं आपस में, सॉरी मैंने बहुत खराब ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो मैं अभी आपको शेप से ही बताऊंगी क्योंकि मेरे ना लाइन सही नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है और ये हमारे पास एक और लाइन है, दूसरी लाइन है। ठीक है, अब ये दोनों लाइंस यहाँ पर ये एक कॉमन पॉइंट शेयर कर रही हैं। इसको हम वर्टेक्स भी कह सकते हैं, कॉमन पॉइंट भी कह सकते हैं। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगी वो होगी एडजेसेंट एंगल। ठीक है, टू एंगल्स दैट शेयर अ कॉमन साइड और वर्टेक्स। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर लेती हूँ, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को थोड़ा सा और बड़ा कर। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स का मतलब है एक एंगल यहाँ पर बनेगी ऊपर से और दूसरी एंगल इसके नीचे बनेगी। एक बनेगी ये एंगल, ठीक है, और एक बनेगी ये एंगल। तो अब हम इन दोनों एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये एंगल्स दो सेम लाइन से बन रही हैं और एक कॉमन पॉइंट ये वाला वर्टेक्स पॉइंट शेयर कर रही हैं, तो इसको हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स। उसके बाद आता है लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल्स दैट फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन सम अप टू 180 डिग्री। ये जो एग्जांपल मैंने अभी बनाई हुई है ये इसको ही कह सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं दैट फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन बनाए सम अप टू 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं वर्टिकल opposite angles पर। angles opposite each other when two lines intersect equal in measure। angles vertical opposite angles वो होती हैं जो कि angles हो opposite each other when two lines intersect। यही इसी के एग्जांपल में आप दे सकते हैं, ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे उनको हम वर्टिकल अपोजिट एंगल कहेंगे। वर्टिकल यानी सीधे में, ये एक एंगल और ये एक इस तरफ वाला एंगल, so that what we call vertical opposite angles। उसके बाद अगर एग्जाम्पल में क्वेश्चन हम देख लें, इस तरह के क्वेश्चन आ भी सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है कि एक एंगल है जो कि 30 डिग्री की, 30 डिग्री की एंगल है। फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होती हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो हम इसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 में से 30 को माइनस करेंगे तो हमें दूसरी एंगल भी मिल जाएगी जो कि 60 डिग्री की एंगल होगी। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है, इफ टू एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर एंड वन एंगल इज 110 डिग्री। लीनियर पेयर का मतलब क्या है? लीनियर बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, विच मीन्स इट्स अ सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल एड्स अप टू 180 डिग्री। ठीक है, तो उसको हम 180 में से 110 को माइनस करेंगे, विल गेट 70। तो हमें जो 70 मिलेगी उसकी दूसरी एंगल मिलेगी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पर जो कि है हमारे पास एंगल प्रॉपर्टीज इन पैरेलल लाइंस। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये आपके पास एक एग्जांपल है, इस तरह की आपने लाइंस देखी है कभी? ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है, डायगोनल भी इसको कह सकते हैं, वो क्रॉस हो रही है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये जो एंगल है हमारे पास 60 डिग्री है, तो आप बताएं ये एंगल कितनी होगी, ये कितनी होगी, ये कितनी होगी। तो वो हम तब बता सकते हैं जब हमें इन एंगल्स के बीच का रिलेशनशिप मालूम हो। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब ये है कि इस जगह पर इस हिसाब में, इस हिस्से में, इस जगह पर जो एंगल है और इस हिस्से में जो एंगल है वो कितनी सेम होगी। इसकी मेजरमेंट, इस एंगल की मेजरमेंट, इस एंगल की मेजरमेंट, यानी 1 और 5 सेम होंगी, 2 और 6 सेम होंगी, 4 और 8 सेम होंगी, 3 और 7 सेम होंगी। इसका मतलब है कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो सेम होंगी।
ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स पहले तो आप देखें, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाले, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर वाले। तो इंटीरियर एंगल्स ये हैं 4, 3, 5, 6। ठीक है, तो कह रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर, यानी कि इस साइड की इंटीरियर और इस साइड की इंटीरियर ये दोनों बराबर होंगी। 4 और 6 जो है उसकी मेजरमेंट बराबर होगी, 3 और 5 की मेजरमेंट बराबर होगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की। ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ऑन अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल बट आउटसाइड ऑफ द पैरेलल लाइन, यानी कि इन पैरेलल लाइन के बाहर 1 की मेजरमेंट 7 के बराबर होगी, 2 की मेजरमेंट 8 के बराबर होगी। ठीक है, हमें पता चल गया रिलेशनशिप। और उसके बाद है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ये वाली जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं इनका सम जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। नीचे वाली हो या ऊपर वाली हो या फिर ये वाली हो ये वाली जो भी हो, उनका जो सम होगा दोनों का वो होगा 180 के बराबर। 1, 2 का सम 180 होगा, 4, 3 का सम 180 होगा, 5, 6 का सम भी 180 होगा और 8, 7 का सम भी 180 होगा। ठीक है, एक चीज ये याद रखनी है। दूसरी चीज ये याद रखनी है कि 1, 2, 3, 4 इन चारों का सम 360 डिग्री होगा, और 5, 6, 7, 8 इन चारों का सम भी 360 डिग्री होगा, क्योंकि ये बिल्कुल पूरा सर्क्यूलर है, पूरी रोटेशन है, तो विच इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो अब इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए, जैसे ये एग्जांपल है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर क्रॉस बाय ट्रांसवर्सल, इसी के हिसाब से, and one corresponding angle is 75 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल अदर एंगल्स। हमें सिर्फ बताया गया है कि कोई भी एक एंगल, फॉर एग्जांपल हम 1 कर लेते हैं। अगर 1 जो है उस वो हमारे पास है 75 डिग्री, इफ वी से ये जो 1 है ये 75 डिग्री है। ठीक है, अगर 175 डिग्री है तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगी जो कि है 5, वो भी 75 डिग्री होगी। ठीक है, आई एम श्योर ये भी 75 डिग्री होगी। ठीक है, दूसरा हमने रिलेशनशिप क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होती हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी 5 और 3 आपस में बराबर होंगी, तो ये भी 75 हो जाएगा। गेटिंग इट? उसके बाद हमें ये बताया गया है कि अल्टरनेट सॉरी सॉरी ये वाले एक्सटीरियर के हिसाब से देखें तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी बराबर होंगे, यानी 1 और 7 भी बराबर होगी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, तो ये भी 75 डिग्री होगी। सही है। अब हमें एक और चीज पता है। अब आपको दूसरी चीज क्या पता है कि ये जो कंजेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होंगी या कंजेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल्स होंगी उनका सम 180 के बराबर होगा इस पूरे का। तो अगर 180 में से 75 माइनस कर दिया जाए, 180 माइनस 75, सो वी विल गेट 105। क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा 105 डिग्री, 105 डिग्री। तो हमारी ये वाली एंगल होगी 105। ठीक है, इसमें से क्योंकि हमने माइनस किया, तो अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सी है? इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये है, तो ये भी 105 होगी। ठीक है, इसकी इंटरनल एक्सटीरियर इंटरनल अल्टरनेट ये है, इंटीरियर अल्टरनेट, तो ये भी 105 होगी। और इसकी अल्टरनेट और इसकी अल्टरनेट एक्सटीरियर ये है, तो ये भी 105 होगी। ठीक है, तो इसके रूल्स के और रिलेशनशिप के हिसाब से वी नो हमें सिर्फ एक एंगल का बताया गया था और बाकी सारी एंगल्स हमें मिल गई जो कि हैं 75। ओ सॉरी, ये मैंने 150 लिख दिया है, ये 105 होगा, 105 होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किसी एक एंगल की मेजरमेंट आपको बताई गई होगी। 360 75 कैसे होगा? मैम आपने अभी बोला 360 फिर 75 कैसे? 360 तो मैंने बोला इसका सम होगा ना, 360 डिग्री ये पूरे होंगे, यानी 75 105 को प्लस करें, यहाँ पर भी 105 75 को प्लस करें, तो यू विल गेट 360। ओके, तो ये मैंने इसलिए कहा था कि ये जो चार एंगल्स होंगी ना, चार एंगल्स का सम 360 होगा। अभी अगर आप लोग देख लें 75 प्लस 75 कितना होगा? 75 प्लस 75 कितना होगा? 150 होगा। 105 प्लस 105 210 होगा। 210 और 150 कितना होगा? 360 होगा। सो दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग कि ये 360 चारों का सम होगा।
दो का सम 180 होगा। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर नाउ, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारा इसके ऊपर हो गया। क्वेश्चन में देखिए, सॉल्यूशन में भी आई थिंक कुछ ऐसा ही होगा। सॉल्यूशन में क्या बताया गया है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 75, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 75, को इंटीरियर एंगल्स 105, सिंस 180 माइनस 75 इज इक्वल टू 105 डिग्री। ठीक है, वही है जो हमने किया। एडवांस एंगल कॉन्सेप्ट, एंगल सम प्रॉपर्टीज। अब देखें, एंगल सम प्रॉपर्टीज, इनको याद रखें, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसको इस लेक्चर को सीरियस लें, सही है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं और बच्चे कॉमनली इसमें मिस्टेक भी करते हैं। अब क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, द सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। एंगल किस मतलब ट्राइंगल की कोई एंगल की मेजरमेंट कितनी भी हो, वो आखिर में तीनों एंगल्स का मिलाकर 180 बनना है, सही है। चाहे एक एंगल भली 100 की हो, बाकी जो उसका 80 बचेगा वो दोनों में डिवाइड होगा। सो दैट्स हाउ वी टेल कि हमारे पास एंगल की चार तीनों का जो सम होता है, ट्राइंगल की तीनों एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, सही है। उस हिसाब से हमें अगर ट्राइंगल की दो एंगल बताई गई है तो हम तीसरी बता सकते हैं। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल्स का क्या किस तरह से होता है, फाइंड किस तरह करते हैं। द measure of an exterior angle of a triangle is equal to the sum of two opposite interior angles। अभी इंटीरियर एंगल्स का मैंने आपको बताया, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का भी बताया, ऑपोजिट टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम। पॉलीगॉन एंगल सम प्रॉपर्टी, कोई भी पॉलीगॉन हो, पॉलीगॉन किसको कहते हैं, ज्यादा जिसके अंदर हमारे पास ट्राइंगल कहते हैं उसको जिसकी दो तीन एंगल्स होती हैं, ठीक है। पॉलीगॉन कहते हैं उसको जिसकी तीन से ज्यादा एंगल्स होती हैं, ठीक है। पॉलीगॉन की इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो हमें कैसे फाइंड करेंगे, यस मेनी एंगल्स। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के लिए एक फॉर्मूला है जो कि कहता है n-2 टाइम्स 180 डिग्री, ठीक है। अगर हमें चाहिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, तो जो n होगा वो नंबर ऑफ साइड्स होगा पॉलीगॉन में, क्योंकि हमें पता है ज्यादा एंगल्स हैं ज्यादा साइड्स हैं, तो उसकी जितनी साइड्स होंगी उसको हम n की जगह पे प्लेस कर देंगे तो हमें हमारे इंटीरियर एंगल्स का सम मिल जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 360। ठीक है, पॉलीगॉन की जो एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो हमेशा 360 होगा। एग्जाम्पल, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ हेक्सागोन। हमें पता है हेक्सागोन की कितनी साइड्स होती हैं, हेक्सागोन की 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो इफ वी यूज दिस फॉर्मूला, हमें पता चलेगा कि हेक्सागोन में 720 डिग्री जो होता है वो सम होता है इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ हेक्सागोन का, ठीक है। ये यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, आई होप ये चीजें यहाँ तक आपके लिए क्लियर होंगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे क्वेश्चन पूछ लें, वरना फिर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ आएंगे। ये जो मैंने आप लोगों को करवाया ना, ये वाला सॉरी 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 वेयर इज इट, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर समझिएगा। ये जो मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज भी बताई है ना पैरेलल लाइंस की, इनको जरूर 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 याद किएगा, समझिएगा, ठीक है। एज प्रॉब्लम्स में करवा दूंगी आपको, क्योंकि मेरे जो आउटलाइन है ना वो खत्म होने वाली है, उसके बाद आप जो मुझे क्वेश्चंस बोलेंगे और एक्स्ट्रा टॉपिक्स बोलेंगे मैं वो कवर करवा दूंगी। एज प्रॉब्लम्स में आपको कवर करवा दूंगी, उसके लिए फिक्र नहीं करें आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पढ़ा होगा। आईक्यू, आईक्यू आई थिंक तो एनटीएचपी में नहीं है आईक्यू का पोर्शन, मेरा नहीं ख्याल आईक्यू का पोर्शन है एनटीएचपी में। मैथ और इंग्लिश है लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, मैं कंफर्म करके आप लोगों को बताऊंगी कि आईक्यू है या नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहली चीज क्या होती है, हमारे लिए समझने की चीज ये होती है इसके अंदर, आप लोग गौर से देखिएगा। एक होता है कार्टेशियन प्लान, ठीक है, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लान। इस कार्टेशियन प्लेन में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है
हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। और ऊपर से जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। इस वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहा जाता है और हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ओरिजिन क्या होती है, ये जो पॉइंट होता है बीच में मिड पॉइंट, इसको कहते हैं ओरिजिन, जहां पे हमारे पास एक्स भी जीरो होता है, एक्स का वैल्यू भी जीरो होता है और वाई का वैल्यू भी जीरो होता है। तो इसको ये वाला जो पार्ट होता है एक्स है और ये जो है वो वाई है, ये हमारे पास ओरिजिन होता है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वेयर एक्स इज जीरो एंड वाई इज ऑल्सो जीरो। अब क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास, मैं आप लोगों को बताती हूँ हाउ वी राइट क्वाड्रेंट्स, ठीक है। क्वाड्रेंट यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है, क्या होता है, एक्स पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। तो ये हमारा कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ जहां पर हमारे पास एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव। इसको हम ऐसे लिखते हैं एक्स और वाई, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस के इस साइड पे हमारे पास एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। एक्स क्योंकि नेगेटिव है तो हमारा ये वाला क्वाड्रेंट बनेगा माइनस एक्स और वाई, और ये हमारा बन जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इसके इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन फॉर एग्जांपल ये आपसे कह दे कि फॉर एग्जांपल यू हैव एक्स एज नेगेटिव एंड योर वाई इज पॉजिटिव, तो आप बताएं कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। तो आप कहेंगे ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा क्योंकि एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। उसके बाद अगर हम यहाँ आ जाते हैं तो हमारे पास ये एक्स भी नेगेटिव है इस तरफ पे और वाई भी नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। तो ये हमारे पास तीसरा क्वाड्रेंट आता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है यू हैव गिवन एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, अब बताएं ये वाला जो पॉइंट है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आप कहेंगे ये क्वाड्रेंट थ्री में लाई करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है, ये यहाँ पे हमारे पास एक्स जो है वो पॉजिटिव है लेकिन हमारे पास वाई जो है वो नेगेटिव है। तो ये हमारा चौथा क्वाड्रेंट कहलाता है। कौन सा क्वाड्रेंट कहलाता है, चौथा क्वाड्रेंट कहलाता है, क्वाड्रेंट फोर। देखें हमारे पास चार क्वाड्रेंट है, वन टू थ्री फोर। इसमें एक्स की जो है हमारे पास इस तरह है, पहले में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है, दूसरे में एक्स नेगेटिव है लेकिन वाई, और तीसरे में हमारे पास एक्स नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है, और चौथे में एक्स पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है। तो ये हमारे पास हो गए क्वाड्रेंट्स। अब अगर हम आगे बढ़े फॉर एग्जांपल नेक्स्ट है हैव स्टूडेंट्स प्लॉट। अब इनको ना पॉइंट्स को प्लॉट करके आप लोग देख लीजिएगा अपने पास, ठीक है। ये पॉइंट है टू थ्री, बताएं ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, माइनस फोर माइनस टू। अच्छा सही है, मैं अभी आप लोगों से पूछ लेती हूँ, बताएं ये जो पॉइंट है टू कॉमा थ्री ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। अब मैंने आपको क्वाड्रेंट्स बताए, चैट में मुझे बताएं अगर पॉइंट है टू कॉमा थ्री तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में आएगा। ओके फर्स्ट, वेरी गुड। अब मेरे पास दूसरा पॉइंट है माइनस फोर माइनस टू, माइनस फोर माइनस टू कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थ्री में आएगा, ओके वेरी गुड। और ये पॉजिटिव थ्री और माइनस फाइव प्लस थ्री माइनस फाइव सेकेंड में आएगा, प्लस थ्री माइनस फाइव सेकेंड में आएगा, फोर में आएगा, सही है। माइनस थ्री माइनस फोर किस में आएगा, माइनस थ्री माइनस फोर किस में आएगा, थर्ड। कौन कह रहा है, कुछ कह रहे हैं सेकंड और कुछ कह रहे हैं थर्ड। जो कह रहे हैं सेकंड वो सही कह रहे हैं, जो कि कह रहे हैं थर्ड वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि थर्ड में वो आएगा जो दोनों माइनस हो, यानी कि माइनस फोर माइनस टू ये थर्ड में आएगा। ओके वेरी गुड। आपने बोला माइनस थ्री माइनस टू, अच्छा सॉरी मैंने बोल दिया होगा शायद, अगर मैंने माइनस थ्री माइनस टू बोला तो आई एम सॉरी। अदरवाइज जो है वो माइनस थ्री और पॉजिटिव फोर था, और माइनस थ्री और पॉजिटिव फोर हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। थ्री में होगा कौन सा वाला कह रहे हैं आप लोग, थ्री में होगा, मुस्कान आप कह रही है थ्री में होगा मैम, थ्री में कौन सा वाला होगा, माइनस थ्री माइनस टू, हाँ माइनस थ्री माइनस टू थ्री में होगा, जब दोनों माइनस हो तो वो थ्री में होगा, आई एग्री। अच्छा अभी ये भी आता है, सही है। अभी फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये क्वाड्रेंट है, मैं ना इसको इरेज कर दूं और फिर आपको मैं एक चीज बताती हूँ। ओके लेट्स इरेज इट, सही है। अभी प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला, अभी हमने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये पॉइंट है थ्री कॉमा फोर और सेवन कॉमा वन।
पहले तो मुझे ये बताएं 3,4 और 7,1 हमारे पास आएगा पहले क्वाड्रेंट में। अब मिसाल के तौर पर मैं बोल रही हूँ 3,4 जो मेरा पॉइंट है वो कोई लाई कर रहा है हमारे प्लेन पे यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 7,1 वो कोई लाई कर रहा है हमारे प्लेन पे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लाई कर रहा है। अभी मुझे बताएं हमें चाहिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, हमें फाइंड करना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम इनका डिस्टेंस ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि हम इसको पुट करें एक फॉर्मूला के अंदर, और फॉर्मूला क्या कहता है? x2, फॉर्मूला हमें कहता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x1 कौन सा होगा? 3 होगा, और x2 कौन सा होगा? 7 होगा। सही है, तो हम 7 में से 3 को माइनस कर देंगे, यहाँ पर हम 1 में से 4 को माइनस कर देंगे, तो इस हिस्से में हमारे पास जो बचेगा, इस हिस्से में हमारे पास क्या बचेगा? इस हिस्से में हमारे पास बचेगा 4, 4 का स्क्वायर होता है 16। सही है, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 प्लस 9 हमारे पास आ जाएगा 25, और 25 का रेडिकल हमारे पास आ जाएगा 5। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 5, ठीक है। आप फॉर्मूला में पुट करके भी इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। अभी मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, आपके पास दो पॉइंट्स दिए गए हैं 3.4 और भले यही वाले ले लें 3.4, और यहाँ पे ये है हमारे पास अगेन 2 कॉमा -1 और 6,3। तो हमें चाहिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच का मिड पॉइंट, यानी ये दोनों कहाँ पर मिड पॉइंट में मैच कर रही हैं। तो हमें उसके लिए इसको इस फॉर्मूला में पुट करना होगा। इसको हम x1 कहेंगे, इसको हम x2 कहेंगे, इसको हम y1 कहेंगे, इसको हम y2 कहेंगे, ठीक है। इसको इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हमें हमारा जो है मिड पॉइंट मिल जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट क्या होगा वो मिल जाएगा। उसके बाद आता है स्लोप ऑफ अ लाइन। ये क्वेश्चन जरूर जरूर भी आते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं? ये हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला है, सही है। डेफिनेशन ऑफ अ स्लोप यानी कि m एज द रेशियो ऑफ द वर्टिकल चेंज ऑफ द हॉरिजॉन्टल चेंज, वर्टिकल चेंज टू द हॉरिजॉन्टल चेंज। मतलब एक लाइन है, इंसर्ट में नहीं हम जाएंगे ड्राइंग, ठीक है, इसको कर दें इरेज। एक लाइन है, फॉर एग्जाम्पल हमने बनाई है लाइन, और लाइन है ये, ठीक है, ये एक लाइन है। अब हम जानना चाहते हैं कि इस लाइन का वर्टिकल चेंज यानी ऐसे ऊपर ऊपर और नीचे, ये कितना ऊपर कितना नीचे है वो पता करना है। वो पता करने के लिए हम क्या कहेंगे? हम ये फॉर्मूला में उसके दो पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट हमें जो मिले हैं उसमें से हम इसका स्लोप फाइंड करेंगे। फिर हमें स्लोप बताएगा, स्लोप हमें बताएगा, इंटरप्रिटेशन बताएगा इसकी पॉजिटिव स्लोप। अगर स्लोप पॉजिटिव होता है, इसके बाद रेशियो हमारे पास पॉजिटिव आता है तो लाइन जाएगी ऊपर, सही है। नेगेटिव स्लोप आता है तो लाइन जाएगी नीचे। अब देखें, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन इस तरह जाएगी, स्लोप नेगेटिव है तो लाइन इस तरह जाएगी। स्लोप अगर 0 है तो लाइन हॉरिजॉन्टल आएगी, और स्लोप अनडिफाइंड है यानी एरर आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, तो लाइन होगी वर्टिकल, ठीक है। कैलकुलेट द स्लोप ऑफ बिटवीन 2,3 एंड 5,7। इसको फॉर्मूला में पुट करके आप लोग देख लीजिएगा, आपको बताएगा। अनडिफाइंड क्यों होगी? अच्छा ठीक है, अनडिफाइंड क्यों होगी, एक सेकेंड यहाँ पे देख लें। अनडिफाइंड इसलिए होगी अगर आपका ये जो नीचे वाला हिस्सा है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक्स हमारे पास, x1 हमारे पास 4 है और x2 भी हमारे पास 4 है, तो ये जो नीचे वाला पार्ट यानी कि डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अगर 0 आ गया, सही है, डिनोमिनेटर अगर 0 आ जाए हमारे पास तो हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होता ना। आपने पढ़ा होगा डिवाइड में, अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो हमारे पास वैल्यू क्या होती है? अनडिफाइंड होती है, सही है, बिकॉज देयर इज नथिंग वी कैन डिवाइड बाय 0, वी कांट डिवाइड एनीथिंग बाय 0 ना। तो इसलिए हम जो है अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो उसको हम अनडिफाइंड कहते हैं। इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करके दिखाती हूँ आपको, अगर आप लोग कहें तो। एक सेकंड, ठीक है, हमें पता है हमारे पास y2 क्या है, y2 हमारे पास है 7, और y1 क्या है हमारे पास, y1 हमारे पास है 3, ठीक है। x1 उसके बाद क्या था, x2 हमारे पास जो है वो है 5, और y2 हमारे पास क्या है, ओ x2 हमारे पास क्या है, 1 क्या है, 2, सही है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 7 - 3 यानी कि 4, और 5 - 2 यानी कि 3। तो हमारे पास का जो स्लोप आया वो आया 4/3, ओके।
आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो इसके साथ हमें जो आज के क्वेश्चन आज का करना था वो हो गया। अभी आप लोगों में से कुछ बच्चे कह रहे हैं एमसीक्यूज होने चाहिए। एमसीक्यूज किस चीज के होने चाहिए? ओके, आप कह रहे हैं कि टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज करवाएं। टॉपिक से रिलेटेड मैंने आप लोगों को कल भी तो दिए थे। अच्छा, एमसीक्यूज में करवा दूंगी। एमसीक्यूज के लिए हम लोग क्विजेस भी तो बनवाते हैं ना। क्विजेस आपको दे दिए जाते हैं, इसलिए मैं लेक्चर के एंड में एमसीक्यूज नहीं करवाती। मैं ज्यादातर फोकस करती हूँ कि आपको टॉपिक क्लियर हो जाए। एमसीक्यूज में एक काम करते हैं, हमारा जब कोर्स पूरा हो जाएगा ना तो मैं आप लोगों के लिए क्विजेस लेकर आऊंगी और उस क्विजेस के एक एक एमसीक्यूज को मैं आप लोगों को साथ करके दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को एमसीक्यूज करना इजी लगे। पीडीएफ में शेयर कर दूंगी ये वाला। अभी उसके अलावा आप लोगों ने टॉपिक्स में मुझे कुछ सजेस्ट करें, आप लोग कौन सा टॉपिक जो है आप लोग मजीद क्लियर करना चाहते हैं। एज प्रॉब्लम एक मैंने नोट कर लिया है, मैं एज प्रॉब्लम और ज्यादा करवाऊंगी। उसके अलावा और कौन सा फंक्शंस, लॉगरिथम का मैंने करवा दिया है। लॉगरिथम का मैंने अच्छा डिटेल लेक्चर दिया था, वो आप लोग जो है ना वहां से कर लें। एवरेज, ओके। फंक्शंस एंड ग्राफ्स, ठीक है। लिमिट, ठीक है। फंक्शंस में नोट नोट करती हूँ, एक फंक्शंस, एक एज प्रॉब्लम्स, फंक्शन के साथ ग्राफ्स भी, और उसके अलावा इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का जो है आप लोग कह रहे हैं इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, डेटा हैंडलिंग, ये मैं कंफर्म कर देती हूँ कि ये अगर टॉपिक हैं तो मैं ये टॉपिक करवाऊंगी। उसके अलावा लिमिट, ओके। ज्योमेट्री के एमसीक्यूज, अच्छा ठीक है, ज्योमेट्री के एमसीक्यूज का मैं बता रही थी अभी। ज्योमेट्री के एमसीक्यूज टफ नहीं आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको फोकस करना होगा। ये जो लेक्चर्स मैंने आपको दो ज्योमेट्री के लेक्चर दिए, ठीक है, एक कल वाला और एक आज वाला। आज वाला लेक्चर कल वाले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को जो चीजें बताई हैं वो चीजें डायरेक्ट पेपर में आती हैं, ठीक है। उसको आप लोगों ने अच्छे से समझना है। आज वाले लेक्चर को आपने अच्छे से दोबारा, इसको यूट्यूब पर वीडियो देखनी है आपकी आपने, और ये डॉक्यूमेंट भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, तो इसमें से भी आप लोग दोबारा से इसको रिवाइज करिएगा, ठीक है। मैथ की प्रैक्टिस के लिए, अच्छा बहुत सारे बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं मैम कहाँ से पढ़ें, प्रैक्टिस कैसे करें। तो प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के पास सबसे अच्छा तरीका बताऊं क्या है? सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लोगों के पास अगर कोई बहन भाई है आपके घर में, या आपके पास बुक्स हैं, ठीक है, सिंटैक्स की, आप लोग 6, 7, 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर इंटर ये सारी बुक्स पे प्रैक्टिस करें। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसमें से उसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। नेट से भी ना ढूंढें, उन बुक्स में से ढूंढें, उन बुक्स में से प्रैक्टिस करें। लिटरली मैं उन बुक्स में से प्रैक्टिस करके मैंने एसटीएचपी का टेस्ट दिया था और बहुत अच्छा स्कोर किया था। उन बुक्स में से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका हाथ कैलकुलेशन पर बैठ जाएगा, आपको बहुत अच्छे से जो है वो सारी चीजें समझ आ जाएंगी। उन बुक्स पे फोकस करें, उन बुक्स में से एक्सरसाइजेस करें, आप लोगों का इंशाल्लाह बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और परमिट, अच्छा आप लोग ना बहुत ज्यादा डीप में टॉपिक्स के जा रहे हैं। परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी, ये आपको किसने कहा कि एसटीएचपी के एनटीएचपी के टेस्ट में आता है? प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं आता। इतना हायर लेवल टेस्ट नहीं होता जितना आप लोग सोच रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री तो होगा, ट्रिग्नोमेट्री का मैं करवाऊंगी एक लेक्चर, ठीक है। ओके, सो अभी हो रहा है हमारा टाइम खत्म। सो इसके लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय। मैं ये वाला डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। थैंक यू।